हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट का जो 2022 का जो एग्जाम हुआ है सेंटअप वाला, जिसमें कि हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे 2 नंबर वाला, जिसमें कि आज हमने आपको 1 नंबर से लेके 25 नंबर तक आपको बता दिया था, जिसमें कि 5 प्रश्न जो है वह बच गया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 प्रश्न को एक एक कर देख लेंगे। ठीक है, ये आप लोग को इसलिए हम बता रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करके, ताकि आप इसी टाइप का अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से एग्जाम में बना सके और आप लोग को यह पता भी चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कैसा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल। अगले पर देखते हैं सवाल। हम आपको एक बार याद दिला दे कि हम आपको 25 तक बता दिए थे, ये वाला आपने देख भी लिया होगा। तो आज हम आपको 26 नंबर, 27, 28, 29, 30 बता देंगे। ठीक है, 26 नंबर सवाल पहले एक बार पढ़ लीजिए आप सब लोग। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से। ठीक है, हाँ ये देखिए, अब थोड़ा सा ये सवाल आप एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए 26 नंबर सवाल कह रहा है कि एफ जो फंक्शन है वह आर टू आर में है और एफ एक्स बराबर 1/3 इंटू एक्स है, यानी कि x/3 है और x बिलोंग्स टू आर है। ये एक के लिए आपको जांचना है कि ये क्या ये एक फंक्शन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है। ये आपको चेक करना है। ठीक है, और चेक करके आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा अगर आप चेक कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि आखिर इसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक बात याद दिला दें कि 1 1 फंक्शन को चेक कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले माना जाता है कि यदि अगर कोई फंक्शन fx1, देखिएगा ध्यान से, और fx2 अगर बराबर है, दोनों को बराबर करके, और अगर यह x1 बराबर x2 आ जाता है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, ऐसे तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वह आपके पास 1 1 है। या एक दूसरा तरीका यह भी है कि पहले आप सबसे पहले क्या करें, लाइन का ये जो आपको इसका ग्राफ पहले आप खींच दीजिए। ग्राफ मान लीजिए खींच देते हैं और आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है ऐसे करके। ठीक है, और अगर उस ग्राफ को एक ही जगह कट करता है तो वह 1 1 कहलाता है। तो यहाँ पर आप ग्राफ के सहारा से सिर्फ नहीं बताना है, आपको इस तरह से चेक करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं ध्यान से। पहले यहाँ पर fx1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले fx1 और fx2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए x के जगह पहले हम मान लेते हैं कि लेट दूगो नंबर x1 और एगो x2 जो है ना वह रियल नंबर है। ठीक है, दूगो नंबर कोई भी हो सकता है, वो रियल नंबर में जो इस तरह से माने हैं। और उसके बाद आपको करना है क्या, ex के जगह पर x1 बैठा देना है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 1/3x1 आएगा इस तरह से। और अगर मान लीजिए x2 बैठाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 और x2 आ जाएगा। और आपको करना क्या है, ये कंडीशन आपको खुद से पहले लगाना है। ठीक ना, आपको बराबर करना है। नाउ अब आपको लिखना क्या है, अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ये जो है आपको लिखना है fx1 बराबर fx2, ये खुद से लिखना है। और आपको ये वाला साबित कर देना है, ये वाला देखिए मार्कर चेंज, ये वाला आपको साबित करना पड़ेगा कि x1 जो है वह x2 के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, fx1 का यहाँ से आप जो मान लाए हैं ये वाला 1/3x1 लिख दीजिएगा, और fx2 का मान यहाँ पे है 1/3 और x2। अब आप चाहे तो 3 से 3 को आप काट सकते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ बचेगा x1 बराबर x2। और ये बस सिंपल सा बात था, एक लाइन अगर आप करते तो आराम से ये आपको पता चल जाता। तो ये जो है x1 और x2 दोनों बराबर है फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू x2 के लिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो आप कह सकते हैं ये कंडीशन अगर लागू हो जाए तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि ये इसीलिए आप लिख दीजिएगा fx1 बराबर अगर fx2 आया है, इसका मतलब है कि x1 जो है वह x2 के बराबर है फॉर ऑल, सभी के लिए इसको बोलते हैं। ठीक ना, इस तरह से बस इतना लिख दीजिएगा और लास्ट में आपको लिख देना है। अतः थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इस तरह से आपको लास्ट में लिख देना है। इसीलिए fx जो है इज 1 1 फंक्शन। कौन कौन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। हिंदी में आप लिख दीजिएगा fx एक फलन है। और बस आपको इतना ही बना देना था, 2 नंबर मिल जाता। अब रही बात की ग्राफ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1/3x है, तो इसको आप समझ सकते हैं x/3। इसका ग्राफ खींचेंगे ना y बराबर करके, ऐसे मान लेते हैं तो ये 0 0 से पास करेगा, कुछ इस तरह से लाइन आपको दिखाई देगा। ठीक है, और जब ये लाइन दिखाई देगा तो ये जो पैरेलल आपको लाइन दिखाई दे रहा है y एक्सिस के पैरेलल, तो सब जगह एक ही जगह पर कट रहा है। देखिए
है ना। एक एक पॉइंट पर कटेगा तो 1 1 है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट जाए तो वो मेनी 1 होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर आपको साबित क्या करना था, 1 1 करना था। तो ये तो आपको चेक करना है, ऐसे ही डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता, लेकिन आपको सब्जेक्टिव रहे तो आपको इस तरह से चेक करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सवाल चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा सवाल तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा, 15 को सवाल तो सिलेक्ट आप कर ही लीजिएगा, ठीक। अगले सवाल पर आ जाते हैं, उससे पहले एक बार सवाल देख लीजिए। 27 नंबर आप लोग का सवाल क्या है भाई, 27 नंबर, यदि दो घटनाएं ए और बी, पीए बराबर 0.8 है, पीबी बराबर 0.5 है, तो और है बी बाई ए, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, इसको इधर। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यदि दो घटनाएं ए और बी, पीए बराबर 0.8 है और पीबी बराबर 0.5 है, और बी बाई ए का मान 0.4 दिए हुए, तो आपसे पूछ रहा है ए बाई बी का, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, जो आप लोग पढ़े होंगे 13.1 में ही आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखने को मिला होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको इसको बताते हैं पूरा डिटेल्स में, देखिएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए 27 नंबर, काहे ना हो जाता है भाई, रुक जाइए। हाँ, ये जो 27 नंबर आपका 27 करने गया, हाँ आप देखिए 27 नंबर जो सवाल है, इसमें पीए का मान 0.8 दिए हुए था, पीबी का मान 0.5, बी बाई ए का मान 0.4, और आपसे पूछ रहा था कि ए बाई बी का मान क्या होगा, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल है, और जो कि हर साल फाइनल एग्जाम में भी आपसे ये सवाल ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहले हम आपको इसका फॉर्मूला याद दिला देते हैं, देखिए थोड़ा सा आप फॉर्मूला याद कर लीजिए तो आपको बनाने में सुविधा होगा। ए बाई बी का फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ए इंटरसेक्शन बी और बटा में होता है, देखिए ये जो बटा में बी है ना, तो बटा में ही बी लिखते हैं, और यही अगर मान लीजिए कि अगर रहता बी बाई ए ऐसे करके, तो इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर में रहेगा, बटा में ए है तो इस बार बटा में ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला तो आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए बी बाई ए का मान दे दिया है, लेकिन आपसे वो ए बाई बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इस पर चलेंगे जो दिए हुए उस पर, तो बी बाई ए का मान ये 0.4 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चलिए यहीं पर लिखते हैं। अब आप बताइए कि बी बाई ए का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, और बटा में देखिए बटा में ए है तो बटा में ए लिखिएगा, और बराबर के बाद 0.4 आपके पास है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मान तो आपके पास नहीं है, लेकिन ये पीए का मान आपके पास है, देख लीजिए पीए का मान कितना है 0. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन हट जाए। हाँ अब देखिए, अब ये देखिए पीए का मान तो आपके पास है 0.8 का, 0.8 बराबर के बाद 0.4 लिख दीजिए। इसको अगर आप क्रॉस गुना करेंगे तो आपको पीए इंटरसेक्शन बी का मान नजर आएगा, इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 8 चौके 32, और याद रखिएगा 1 दशमलव इसमें 1 दशमलव इसमें, तो दो अंक हो जाएगा, यानी 0.32 आएगा, ठीक है। न गुना समझ में आए तो ऐसे लिख दीजिएगा 8/10 ही आएगा, और गुना करेंगे किकरा में 4/10 से दशमलव काट के, तो 8 चौके 32/100 होगा, भाग देंगे तो 0.32 ये वाला, ठीक है। अब यहां से पीए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया, लेकिन आप बताइए कि आपसे तो वो क्या पूछ रहा था, बी बाई ए का मान, देखिए ए बाई बी का मान, तो ए बाई बी बराबर आप फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये वाला ऊपर वाला क्या लगाइएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख दिए भाई, हाँ ए इंटरसेक्शन, देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पीबी। और आप बताइए कि क्या इसका मान आप लोगों को नहीं पता है, इसका मान तो आपको पता है, क्या पता है, देख लीजिए इंटरसेक्शन का मान अभी आप यहाँ पे निकाल के लेवे किए हैं 0.32, और पीवी का मान यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, पीवी का मान किधर है भाई, पीवी का मान यहाँ पे दे रखा है 0.5, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 0.5। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको एक चीज काटने वाला ध्यान से देखना है, इसको काटना कैसे है, तो ये दशमलव से दशमलव भी नहीं काट देना, क्योंकि 2 अंक इसमें नहीं है, ठीक है ना। दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है और इसमें 2 अंक है, तो आप अपना मन से 1 0 बैठा दीजिएगा। अब आप दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, तो 32/50 आएगा, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 16/25 आपका करेक्ट आंसर होगा, यही है आपका राइट आंसर। बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था, और आप चाहे तो परसेंटेज छोड़ दीजिए, इतना ही आपका करेक्ट आंसर, चाहे आप भाग भी दे सकते हैं, भाग दे के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या इतना पर छोड़ सकते हैं। तो एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है जो आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हर साल आता ही आता है, ठीक ना। तो बस ये तो सिंपल सा सवाल था, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोगों के सामने में एक प्रोबेबिलिटी का ही एक और है सवाल, ये तो बहुत अच्छा है सवाल। देखिए 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है
अंकों का योगफल 8 या 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जैसे दो गो पासा को आप बीगते हैं तो आपको पता है पूरा 36 गो बनता है, 6 6, और पूछ रहा है कि 8 योग आना चाहिए या 9, यानी 8 वाला भी आपको आंसर लेना है और 9 वाला भी। चलिए इसको बनाते हैं, पहले दो गो पासा को थ्रो करिए। सवाल देख लीजिए यहाँ पर कि दो पासा को अगर हम थ्रो करेंगे तो आपको पता है एक पासा को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। दूसरा पासा बीगेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 रहता है, ठीक ना। अब आप बताइए कि अगर हम नंबर ऑफ फेस की बात करें तो 6 गुने 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, 36 को आएगा। इसको गुना करके भी आपको बताया था कि कैसे 36 को आता है। चलिए तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इवेंट क्या है। इवेंट मतलब होता है जो आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इवेंट कर रहा है 8 या 9 आने की प्रायिकता, तो आप लिखेंगे 8 योगफल ना, ऐसे लिख दीजिएगा, एक लाइन आप लिख दीजिएगा, योगफल अंकों का योगफल पूरा लिख दीजिएगा, एक लाइन लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ई बराबर लिख दीजिएगा अंकों का योगफल सम ऑफ, वही लिख दीजिएगा ये वाला, सम ऑफ 8 और 9, अंकों का योगफल 8 या 9 हो, ये बात आप लिख दीजिएगा। अब आप बताइए, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई बताइए कौन कौन ऐसा, थोड़ा सा जूम कम कर लिया जाए ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। चलिए ये थोड़ा सा, हाँ अब दिखाई देगा। अब आप बताइए हमको कि यहाँ पे, अब आप हमको बताइए कि 8 पुराने के लिए कौन कौन अंक जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा भाई। तो 8 पुराने के लिए आप याद कीजिए 2,6 हो सकता है, और आपको 6,2 हो सकता है, 8 पूरेगा पहले, और 8 1 3,5 भी पूरा सकते हैं, 5,3, यानी 2 गो पासा है तो आप पहला पर दूसरा पर ऐसे आपको पुराना है, 4,4 भी पूरा सकते हैं 8। और आप बताइए कि 8 पूरा सकते हैं, 7 और 1 ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि पासा में 7 तो होता ही नहीं, ठीक ना। और कोई तो है नहीं, 2 6 हो गया, 6 2 हो गया, 3 8 हो गया, 3 5 हो गया, 5 3 हो गया, 4 4 हो गया। इसको फिर से उलट के नहीं लिखते हैं, ठीक ना, एक ही बार लिखेंगे। और कोई तो नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। अब आपको 9 पुराना है तो 9 बताइए, 9 पुराने के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मार्कर ताकि आपको समझ में आए। तो 9 आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 6 गुने 3 भी लिख सकते थे। चलिए पहले हम लिख देते हैं 5 गुने 4, 4 गुने 5, 9 पूरा है, 6 गुने 3, फिर आप पूरा सकते हैं 3 गुने 6, और कोई देखिए तो 9 पुराने वाला, और कोई 9 पुराने वाला है क्या, 4 गुने हो ही गया, 6 गुने हो गया, 7 तो होता नहीं है, यानी कि यही वाला आपका रह जाएगा। तो काउंट थोड़ा सा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 को पूरा है। और आपको करना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये नंबर ऑफ ई लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 9 को, तो आप लिखिएगा 9। बात समझ में आया। और लास्ट में आपको यहीं पर निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी बराबर, आप पढ़े होंगे सिंपल सा फॉर्मूला, 10वां क्लास में भी आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, एन बटा एन एस। इसको हम 10वां पे ही बनाए, आप चाहते तो इसको 8 या 9 पर भी बना सकते थे, फिलहाल यही आसान तरीका है। एनी का मान देख लीजिए कितना आया 9, और एनएस का मान पूरा 36 है, तो 36 इसको आप काट सकते हैं, 1/4 आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे और ये आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सवाल तो बड़ी आसान था। चलिए अब अगले सवाल पर आ जाते हैं, देखिएगा अगला सवाल आप लोग का इंटीग्रेशन है। ये है इंटीग्रेशन का सवाल, सिंपल सा है, इसको आप टी मान के बना सकते हैं। देखिए 1 से 2 है, log x का स्क्वायर है, बटा में x है, तो ये सवाल तो आपको log x को t मान के आराम से यहीं पर भी बन जा सकता है। चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल ये है आप लोगों के सामने में, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, हाँ देखिए, आप देखिए अब आपको दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले आपको, ये जूम ज्यादा हो जा रहा है भाई, हाँ आप देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर log x को t मानना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, पुट कर लीजिए, मार्कर चेंज, पुट कर लीजिए log x बराबर t। log x को अगर t मानिएगा तो बताइए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और इसको आप dt/dx लिख देंगे। इसे आप क्रॉस गुना करेंगे तो dx बराबर कितना आएगा भाई, dt/x, नहीं x dt यहाँ आ जाएगा, ये गलत हो गया, इसको ठीक से देखिए। देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो dx इसे आ जाएगा x dt, ठीक है। तो dx का मान तो निकल ही गया, अब आराम से आप आई में रख दीजिए, या आप चाहे तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट को चेंज करना हम आपको बताते हैं जब आना, तो पहले इंटीग्रेशन करके आप डायरेक्ट बाद में लिमिट भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप x का मान पहले क्या रखिएगा, देखिए ध्यान से,
यहाँ पर आप मान रहे हैं ना x का मान यहाँ पे क्या है 1 है, तो बताइए t का मान क्या होगा। सोचिएगा ये t बराबर आप log 1 रखिएगा इसे, और log 1 का मान आपको बताया था कि 0 होता है। फिर आप x का मान क्या रखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिए x का मान आपको रखना है ऊपर में 2, तो लिखिएगा 2, तो t का मान क्या हो जाएगा log 2, और इसका मान तो होता नहीं है, तो इसे हम लगता है कि t मान ये जो चेंज करने से कोई फायदा उदा होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो क्योंकि ये छोटा सा मान तो आ नहीं रहा, आपको log 2 ऊपर माथा पर लिखना होगा, उससे अच्छा है कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है, डायरेक्ट बाद में ही रख देंगे। फिर आप बात एक ही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इन लिमिट को ऐसे लिखते रहते हैं 1 से 2, इसको हम लोग t मान लिए ना, log x को बटा में आपके पास x रहेगा और इस पर स्क्वायर तो रहेगा। ये dx का मान सिंपल सा x dt हो गया, x से x बर्बाद हो गया, तो बताइए 1 से 2 और ये t स्क्वायर dt रहेगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, t³ होता है, और लिमिट आपका 1 से 2 रहेगा। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको t का मान अभी 2 नहीं रख देना, आपको t किसको माने थे, तो log x को माने थे, तो पहले आपको लिख देना है ऐसे log x के पावर q और बटा में 3, तब लिमिट 1 से लेके 2, और अब आपको इस लिमिट को बैठा देना है, यहाँ पर ही बैठा देते हैं। देखिए इसको बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, log 2 होल टू दी पावर 3 अब बटा में 3, माइनस का साइन देंगे और 1 रखेंगे, तो बताइए log 1 होल टू दी पावर 3 और बटा में ये 3 रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ा देंगे तो बताइए log 2 का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो log 2 के पावर 3 या छोड़ दीजिए और बटा में ये 3 रहेगा। लेकिन हाँ log 1 का मान 0 होता है और 0 का क्यू 0, सब चीज 0 ही आ जाएगा, यानी कि फाइनल आपका आंसर आएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं 1/3 log 2 के पावर q, ये आपका आंसर आएगा। बस इस सिंपल सा सवाल था, आप बड़ी आराम से बना सकते थे। log x को आप t मानते थे कट ही जाता है, t का स्क्वायर आप जानते हैं कि tq होता है 3 में, और लिमिट आपको रख देना था, लेकिन उससे पहले t का मान रख देना है log x, ठीक है। और log 2 का मान तो नहीं होता है डायरेक्टली, log 1 का मान आप जानते हैं 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल तो बड़ी आसान था। लास्टली सवाल पर डिस्कशन करते हैं, ये है आप लोग के सामने लास्ट नंबर सवाल, देखिएगा किधर है भाई, लास्ट नंबर सवाल, ये है आपका 30 नंबर सवाल। क्या है यहीं पर आप अगर आप देखना चाहे तो देखिएगा ध्यान से, ये है आपका 30 नंबर सवाल, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल है, इस जल्दी में बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले से पता रहेगा तब। चलिए हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में। देखिए थोड़ा सा इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, एक बार देखिएगा, ये है आपका सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं तो y गुने 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको ना थोड़ा सा सेपरेट करना होगा, ठीक ना, बढ़िया से सेपरेट करना होगा। पहले आप क्या करिए, इसको गुना कर लीजिए ऐसे, ठीक है, और dx से भी इसको गुना करते जाइएगा, तो y पहले इसको गुना करेंगे तो y dx प्लस इसको में गुना करेंगे तो x y स्क्वायर dx और माइनस में ही x dy बराबर 0 आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन ठीक है ना, लिखे हैं क्वेश्चन सही लिखे हैं ना, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ तो चलिए क्वेश्चन अगर पहले एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, देखिए इसको, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ, हाँ कहाँ है ये, हाँ ठीक है, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स है माइनस में एक्स डी वाई, ठीक है। देख लीजिए एक बार, किधर गया भाई, आ जाओ, हाँ देखिए एक y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको सेपरेट इसको करना क्या होगा, बढ़िया तरीका से करना होगा। देखिए इसमें एगो y स्क्वायर वाला है और ये एगो वाला है सिंगल वाला, तो सिंगल वाला को एक साथ रखिए, स्क्वायर वाला को पहले हटाइए, तो उधर y डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई, प्लस में है ना, राइट साइड ले जाइए तो माइनस में एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसा इसलिए कि डी एक्स वाला को एक तरफ साइड कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा एक लाइन, ये जो वाई स्क्वायर है ना, इसको आप इसमें भाग दे दीजिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और बटा में ऐसे आ गया वाई स्क्वायर। अब बराबर के बाद ये माइनस में एक्स डी एक्स रहेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर तो इधर चला आया और माइनस एक्स और डी एक्स आपका बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है, और यहाँ पे आप एगो चीज देखेंगे ना, तो आपको एगो बात याद होगा, u बाई भी का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, v का स्क्वायर, v को ही बाहर
फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफरेंशिएशन पड़े है ना। तो यहाँ पर आपको ये बटा में जो dx दिखाई दे रहा है वो अगर हटा दिया जाए तो ये जो है ना dx हम इसको हटा देंगे, यानी कि डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि d u बाई v का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो पहले आप v लिखिएगा, du माइनस u और dv आप बटा में vs पर, ये होता है dy। dx न रहे तो यहाँ पर dx हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बटा में dx नहीं है, बटा में dx नहीं है, तो आपको ये समझिए तो ये क्या, ये हूबहू दिखाई दे रहा है। पहले निचला का स्क्वायर, निचला को बाहर, ऊपर का डिफरेंशिएशन x का माइनस x अब बाहर और फिर y का डिफरेंशिएशन। तो ये जो टोटल फॉर्मूला है ना ये x बटे y का डिफरेंशिएशन है, ऐसे dx बटे y, बटा में dx मत लगाइएगा क्योंकि बटा में dx नहीं है तो ये इसी का फॉर्मूला। अगर आप इसको तोड़िएगा ना u बाई v पर तो यही वाला फॉर्मूला आप लोग को मिलेगा। और इधर आपके पास ये x dx तो बेचारा जस के तस रहेगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब इसका आंसर ही आ जाएगा। अब ये सेपरेट हो चुका है, अब आप बड़ी आराम से इसको इंटीग्रेशन कर पाएंगे। दोनों तरफ आप क्या करिएगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। तो ये रहेगा dx बटे y बराबर माइनस में x dx, ठीक है। और आप बताइए कि आपको ये पता है इंटीग्रेशन, ये छोटा सा यहाँ समझिए लिखा, इतना को छोटा में तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा कि सीधा सीधा dx का क्या होता है, x लिखते हैं, यानी कि 1 dx आप समझते हैं ना, तो x ई वाला लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए d है, ये d अगर आपको ना दिखाई दे तो थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा ये है आपका dx बटे y, ठीक है। और ये मान लीजिए ये x है तो dx है तो dx का क्या होगा, x होगा, यानी ये वाला हो जाएगा, यानी x बटे y। और बराबर में जानते हैं x का क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आप k या c जोड़ सकते हैं। तो फाइनली आंसर आपका क्या आएगा, माइनस में इधर ले आप ला सकते हैं, तो x बटे y माइनस है तो इधर आके प्लस x स्क्वायर बाई 2 बराबर में कांस्टेंट k या c जोड़ सकते हैं, और ये रहा आपका आंसर। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत यह करना होगा कि एक लाइन दो लाइन आपको यहाँ से गुना सही से करना होगा, ठीक है, तभी आप इस सवाल को आराम से बना सकते हैं, ठीक। तो ये 2 नंबर प्राप्त करने के लिए तनका सही इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है, हम आपको पूरा 1 से लेकर 30 तक आपको पूरा बता दिए हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि कैसे सारा सवाल को बनाया जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा करिएगा उतना ही ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सब चीज आपको थोड़ा सा याद ही हो जाएगा, क्वेश्चन है आपको याद हो जाएगा कि बनता कैसे है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप लोग लाइक नहीं करते लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के इस अंक को यहीं समाप्त करेंगे और आप लोगों का पूरा सेंटअप वाला एग्जाम का हमको टोटल क्वेश्चन बता दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।